Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today in this video we are discussing short story Once Upon a Time written by Nadine Gordimer, and also discuss the summary, the themes, the paraphrasing, the critical appreciation so we can understand the story thoroughly. Firstly, we are talking about the writer Nadine Gordimer. She was born on 20th November 1923 and died on 13 July 2014. बेसिकली नाडिन गॉर्डमर ये एक साउथ अफ्रीकन राइटर थी, एक और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थी। इन्होंने 1991 में नोबेल प्राइज़ भी हासिल किया और इनकी जो मेन राइटिंग है वो डील करती है मोरल एंड रेशियल इश्यूज से, जो कि साउथ अफ्रीका में उस टाइम पीरियड पर हो रहे थे। और इनकी ये स्टोरी सबसे पहले 1989 में पब्लिश्ड हुई थी और इनके जो मेन थीम्स हैं वो है फियर ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि बाहर की दुनिया का खौफ कैसे इंसान को पागल कर देता है। सेकंड वन इज़ प्रेजुडियस, यानी कि ये भूल लेना कि ये तो ऐसा ही है। एंड थर्ड वन इज़ मटेरियलिज्म, यानी कि मादियत। अब बात करते हैं इस शॉर्ट स्टोरी की। ये जो शॉर्ट स्टोरी है इसका मेन पॉइंट है इम्पीरियलिज़म है। इसके अंदर उन्होंने आयरॉनिकल स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा दी हैं। ये थर्ड पर्सन के अंदर लिखी गई हैं। इवन कि समटाइम्स हम देखेंगे कि राइटर हरसेल्फ भी आएगी एज अ करेक्टर, क्योंकि जब स्टोरी स्टार्ट होती है तभी राइटर बता रही होती है हमें कि बेसिकली पस मंज़र क्या है, पस मंज़र से बैकग्राउंड क्या है, व्हाट इज़ बैकग्राउंड, यानी कि किस कंटेक्स्ट में लिखी गई है। जो राइटर है वो कहती है कि उसके पास एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि उसे चिल्ड्रन लिटरेचर पे काम करना चाहिए। वो भी इस बारे में सोचती है कि उसे इस बारे में इसमें काम करना चाहिए, लेकिन फिर वो कहती है कि नहीं, मैं चिल्ड्रन लिटरेचर पे काम नहीं करूँगी, क्योंकि ये कौन सा इतना फेमस होने वाली चीज़ है ना, इसकी कोई इतनी डिमांड है, मैं इसके ऊपर काम नहीं करूँगी। ये वो कह के सो जाती है। अब वो ये कह के सो जाती है। जब वो सोती है ना, सोने के बाद ज़मीन जो है ना वो हिल जाती है, यानी कि ज़मीन बहुत बुरी तरह कांपती है और बहुत ज़ोरदार आवाज़ आती है ज़मीन के अंदर से। वो अचानक उठ जाती है खौफ से। वो खौफ से क्यों उठती है, हुआ क्या था? एक्चुअली उसे याद आता है कि जिस जगह वो रहती है वहाँ पे सोने की कानें हैं, गोल्ड माइंस हैं। वहाँ पे सारा दिन ना कोई खुदाई का काम चलता रहता है। ज़मीन उस वजह से हिली थी। वो जो ज़ोरदार धमाका हुआ है ना, वहाँ पे कानों में काम हो रहा था, उसमें धमाका हुआ था। उससे राइटर की आँख खुल जाती है और वो बहुत ज़्यादा फेयरफुल है और इसकी नींद उड़ जाती है, दोबारा सो नहीं पाती। तब जो राइटर है ना वो सोचती है कि मुझे चिल्ड्रन लिटरेचर पर काम करना चाहिए और फिर वो एक स्टोरी लिखती है। उस स्टोरी का नाम है वंस अपॉन अ टाइम। अब वो चिल्ड्रन लिटरेचर पर काम करने लगी है और उसकी स्टार्टिंग ही वैसे करती है कि एक दफ़ा का ज़िक्र है या एक दफ़ा का ज़िक्र था। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक फ़ैमिली थी, वो बहुत खुशहाल थी। उस फैमिली के अंदर एक हस्बैंड, एक वाइफ, बेटा और एक ग्रैंड मदर, मेड और एक मालिक भी था और उसके साथ कैट और डॉग थे, इनके पालतू जानवर। इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे ना इसमें कोई करैक्टर्स के ना स्पेसिफिक नेम नहीं बताए गए, जस्ट ऐसे ही बताया गया है। एक रिश्ते बताए गए हैं कि हस्बैंड है, वाइफ है, बेटा है, ग्रैंड मदर है, लेकिन स्पेसिफिक किसी भी करैक्टर का नेम नहीं बताया। अब वो इस तरह स्टोरी को नरेट करना शुरू करती है कि वो फैमिली बहुत खुशहाल थी। उनके पास हर आसाइश थी, रहाइश का हर सामान, खाने पीने का हर सामान था। बड़ी खुशी खुशी रह रही थी। उस घर के लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। वो इस तरह से स्टोरी का स्टार्ट करती है। वो राइटर बता रही है कि एक ये दुनिया है जहाँ मोहब्बत ही मोहब्बत है उनके घर के अंदर, और एक और दुनिया है जो घर के बाहर है। अब जो घर के बाहर दुनिया है ना, वो इनको बहुत खौफज़दा लगती है, घर वालों को। इनको ये पीपल ऑफ एन अदर कलर कहते हैं, घर वाले बाहर की दुनिया को। अब जो क्यों कहते हैं ऐसा, क्योंकि बाहर जो है ना वो हड़तालें शुरू हैं, रेट्स बढ़ रही हैं। इस बेस पे फैमिली बहुत खौफज़दा है, ना घर से बाहर जाती है, ना घर में किसी को आने देती है। उनको पता लगता है कि बाहर क्राइम्स हो रहे हैं, जुर्म हो रहे हैं, किस किस्म के जुर्म हो रहे हैं, हर जगह वायलेंस आम है,
क्यूर्स फैला हुआ है, बाहर हड़तालें हो रही हैं जिसकी वजह से लोग खौफज़दा हैं और इजीली हैप्पीली लाइफ नहीं गुजार पा रहे। हर जगह पे थ्रेड्स फैल रहे हैं। इस बेस पे फैमिली अपने घर को महफूज रखने की पूरी कोशिश करती है। हर रोज़ इन्हें किसी न किसी क्राइम का पता लगता है, जैसे कि किसी के घर में चोरी हो गई या किसी के घर में डाकू घुस गए हैं, के घर में कोई कत्ल कर दिया गया है, सो ऑन। यहाँ पे ना साउथ अफ्रीका का वो टाइम पीरियड दिखाया गया है जहाँ दंगल फसाद हो रहे थे, वाइट वर्सेस ब्लैक हो रहा था, काले गोरे की लड़ाई हो रही थी, सिविल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा चल रही थी बेसिकली। तो ये अपने घर को बचाने के लिए ना लोग ना इन लोगों ने अलार्म लगाए हैं। अलार्म इस किस्म का होता है जो कि थ्रेटिंग अलर्ट होता है। लेकिन जो इनके पालतू जानवर होते हैं ना, कुत्ते बिल्लियाँ होते हैं, वो जब इस अलार्म को क्रॉस करते हैं ना तो वो खुद ब खुद बजने लगता है। तो ये कोई स्पेसिफिक इनके लिए ना डेंजर की कोई फॉर्म नहीं रखता। जब भी अलार्म बजते तो उन्हें पता लग जाता है कि कोई चोर डाकू नहीं घुसा, कोई जानवर ही उसमें से गुजरा है। और ये अलार्म इसलिए लगाए गए थे ताकि बाहर के लोग अंदर ना आ जाएं। यहाँ पे थीम्स ऑफ फेयर दिखाया गया है, लेकिन ये भी इनका किसी काम का नहीं आया क्योंकि उनके अपने ही जानवर आज गुजरते थे तो ये अलार्म बजने लगता था। उस टाइम पीरियड के अंदर लोगों के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, जो जॉब पाना चाहते हैं उनका आना जाना बढ़ जाता है। इसके अलावा बेगिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ भीख मांगने लगते हैं, कुछ शराब नोशी के आदी हो जाते हैं, कुछ सड़कों पे सोने लगते हैं। यहाँ पे ना असल में गुर्बत दिखाई गई है और इन चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा चोर डाकुओं ने भी उठाया था। वो भेस बदल के कोई भी मांगने वाला बन के आ जाता था, कोई इस तरह ना। तो ये भी इनके किसी काम का नहीं आया। तो फिर ये अपने घर में ना ये हस्बैंड वाइफ जो होते हैं प्रोटेक्टिव शील्ड्स लगा देते हैं, वो भी कोई इतनी ख़ास काम नहीं आती। फिर उनको पता लगता है कि मेटालिक वायर्स मिल रही हैं, ये ऐसी वायर्स हैं जिनको अपने घर लगा दिया जाए तो कोई घर के अंदर नहीं आएगा बल्कि उसमें फंस के मर जाएगा। ये राउंड राउंड होती हैं और इसमें छोटे छोटे ब्लेड्स लगे होते हैं जो जिनसे ज़ख़म होते हैं लग के और वो बंदा उसमें फंस के मर जाता है। अब होता क्या है कि अपने घर के ऊपर प्रोटेक्टिव वायर्स भी लगा देते हैं, अपने घर को बहुत महफूज बनाते हैं। इवन कि इनके घर की जो बिल्डिंग भी है ना वो भी ऊंची दिखाई गई है। अब इसमें जो ग्रैंड मदर है ना वो क्रिसमस का प्रेजेंट भेजती है और उसमें प्रेजेंट में एक्स्ट्रा ब्रिक्स भेजती है ताकि घर की दीवार को एक्सपेंड किया जाए हिफाजती तौर पे और हिफाजत के लिए। और जो बॉय है ना, मतलब कि जो बेटा है इसमें, उसके लिए एक स्पेसमैन कॉस्ट्यूम और एक फेरी टेल की बुक भेजती हैं। और इस फेरी टेल की बुक को पढ़ के वो जो बेटा है ना वो बहुत इम्प्रेस होता है और इस बुक को पढ़ने के बाद उसका दिल करता है कि वो भी बाहर की दुनिया देखे, मतलब कि आउटसाइड द हाउस क्या है, बाहर की दुनिया में क्या है। इसमें जो उसके घर के ऊपर वो प्रोटेक्टिव वायर्स लगी है ना उसको वो एक बार समझता है। जिस तरह एक स्टोरी में होता है एक प्रिंस अपने सारे बार्स तोड़ के स्लीपिंग ब्यूटी के पास पहुंच जाता है, उसको बचा लेता है। सेम वैसे ही वो जो घर की दीवार पे वो प्रोटेक्टिव वायर्स होती है ना उसको भी वो बार समझता है। उस बार के बाहर वो देखना चाहता है कि बाहर क्या है। अब वो ये देखने के लिए ना बच्चा दीवार चढ़ता है और वहाँ पे जो मेटालिक वायर्स लगी हुई थी वो उसी में वायर के अंदर फंस के मर जाता है, बच्चे की डेथ हो जाती है। वहाँ पे जो मेड है वो चीखती है, फादर भी आता है और यहाँ पे माल और देखता है कि उसने अपने बच्चे को गवा दिया है। हालांकि यहाँ पे आयरनी यूज़ हुई है। आयरनी क्या है कि उन्होंने अपने घर को हर लिहाज से महफूज बना रखा था, लेकिन जितना वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे उतना खुद ही दलदल में फंस रहे थे, वो खुद को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। और आखिर में दिखाया गया कि उनका जो बेटा ना फंस के मर गया और वो जो पेरेंट्स, हाउसमेड और माली जो है ना बेटे की बॉडी को अंदर लेके जा रहे हैं।
और इस शॉर्ट स्टोरी में थीम ऑफ फेयर वगैरह इस्तेमाल की गई है। मटेरियलिज्म दिखाया गया है कि अमीर किस तरह ख़ुद को बचाने के लिए हाई मेजरमेंट कर लेते हैं, स्टिल उनका जो मटेरियल है वो उनके काम नहीं आता। यहाँ पे एक बहुत बड़ी आयरनी दिखाई गई है, यानी कि इसके अंदर जो मेन डिस्कशन हो रही है वो आयरनी के ऊपर हो रही है, आयरनी के ऊपर हो रही है, क्योंकि इसमें बताया गया कि जो ह्यूमन बींग्स हैं ना वो अपनी डिस्ट्रक्शन ख़ुद ही क्रिएट करते हैं। और साथ में बताया गया है कि मीन कि उन्होंने हर तरह की सूरत हाल के सिस्टम का अरेंज कर लिया, लेकिन फिर भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा खौफ था और एंड पे उनके बेटे की डेथ हो जाती है। यहीं पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।